Hello everyone, this is Kaveri Kathuria here. So welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Now today we will continue the chapter employment and unemployment, right? So let's start it. See, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्कर्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्कर्स क्या है. लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्कर्स किन्हें कहा जाता है. तो जो भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना जो है एक अहम रोल प्ले करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है? वर्कर कहा जाता है. अब वर्कर को डिफ्रेंशिएट किया गया डिफरेंट टाइप्स में. मेनली वर्कर्स को डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में. आप अपनी बुक में देखेंगे, आपको मिलेगा, जो आपके पास बुक अवेलेबल है विकी पब्लिकेशन का, राइट. उसके अंदर आपको दिखेगा कि जो बुक्स है आपके पास, उसमें डिवाइड किया गया है वर्कर्स को टू पार्ट्स में. एक होगा सेल्फ एम्प्लॉयड और एक है हायर्ड वर्कर्स, राइट. टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक है सेल्फ एम्प्लॉयड और एक है हायर्ड वर्कर्स. अब इनमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं हायर्ड वर्कर्स किसे कहते हैं. जिन्हें हायर किया जाता है. नेम से क्लियर हो रहा है कि ऐसे वर्कर्स जिन्हें हम हायर करते हैं. सी डेफिनेशन देखें इसकी. दीज आर वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स. कहता है कि ये वो वर्कर है जिन्हें एम्प्लॉय किया जाता है, काम पर लगाया जाता है किसी दूसरे के द्वारा. और वो कौन होता है? एम्प्लॉयर. एंड रिसीव अ सैलरी. और बदले में वो लोग क्या रिसीव करते हैं? सैलरी रिसीव करते हैं या वेजेस रिसीव करते हैं. एज अ कंपनसेशन फॉर वर्क. जो काम वो करते हैं उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? सैलरी मिलता है या फिर वेजेस मिलता है. और हायर्ड वर्कर को अगेन डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को देखेंगे कि कोई काम करता है, एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है कहीं पर, तो उसको सैलरी मिलता है, राइट. और किसी को वेजेस मिलता है. अब आप देखें कि सैलरी और वेजेस में मेन डिफरेंस क्या है. अब जैसे अगर हम देखते हैं कि किसी एजुकेटेड पर्सन को अगर कहीं पर एम्प्लॉय किया जाता है तो उसको दिया जाता है सैलरी. और जब मैनुअल वर्क अगर कहीं करना हो, जैसे किसी मजदूर से कोई काम करवाया जाता है, किसी लेबर से काम करवाया जाता है, तो मैनुअल वर्क के लिए दिया जाता है वेजेस. लेकिन अगर किसी स्किलफुल वर्क के लिए अगर हम किसी एजुकेटेड पर्सन की सर्विसेज लेते हैं तो हम उसको क्या पेमेंट करते हैं? उसको क्या कहते हैं? सैलरी कहते हैं. तो बेसिक ये डिफरेंस होता है सैलरी एंड वेजेस में. अब देखेंगे हायर्ड वर्कर को फर्दर डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में. एक आपका रहता है कैजुअल वर्कर और एक आपका रहता है रेगुलर वर्कर. इट मीन्स कि ये हायर वर्कर के पार्ट्स हैं. हायर वर्कर के दो पार्ट्स रहते हैं, एक कैजुअल वर्कर और एक आपका रहता है रेगुलर वर्कर. अब देखिए कैजुअल वर्कर क्या है. नेम से क्लियर हो रहा है कि कैजुअली, जिसे हम लोग मतलब काम पर लगा लेते हैं, फिक्स्ड नहीं है वो. हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे काम पर रखते हैं और उसे कभी भी काम से जो है निकाला जा सकता है. सी These are the workers who are engaged by employers on a temporary basis for some specific work. जिसे हम टेम्परेरी बेसिस पर जो है काम देते हैं किसी वर्कर को, और एक स्पेसिफिक काम करवाने के लिए. जैसे ही वो काम ख़त्म हो जाता है तो हम उसे हटा देते हैं. दे आर नॉट परमानेंट. ये लोग वर्कर्स परमानेंट नहीं होते. एंड डज नॉट रिसीव एनी सोशल सिक्योरिटी एंड अदर वर्क बेनिफिट्स. ना ही इनको कोई सोशल सिक्योरिटी मिलता है और ना ही इन्हें कोई और बेनिफिट मिलते हैं इनकी जॉब से, राइट. एग्जाम्पल देखें. जैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है. कंस्ट्रक्शन वर्क आर कॉन्ट्रैक्टेड ओनली फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. अब जब कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है तो वहाँ पर वर्कर्स लगाए जाते हैं, और वर्कर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए होते हैं. जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है तो हम उसे हटा देते हैं. दे आर नॉट हायर्ड परमानेंटली. ऐसा तो नहीं है हमने उन्हें परमानेंटली हायर ही कर लिया कि हाँ अब तुम हमेशा तक हमारे घर में काम करोगे. ऐसा तो नहीं होता. तो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए हम उन्हें हायर करते हैं. जैसे ही काम खत्म होता है तो हम उन्हें लीव कर देते हैं. Seasonal workers such as those engaged on the farm only during the harvest season are also classified as casual worker. कहता है कि सीजनल वर्कर मतलब सीजन के अकॉर्डिंग जो है हम वर्कर हायर करते हैं. फॉर एग्जांपल कि आप देखेंगे कि जैसे जब फसल काटने लायक हो जाती है, जिसे जब काटा जाता है तो हम बहुत सारे वर्कर्स हायर कर लेते हैं फसल काटने के लिए, और जैसे ही वो अपना काम पूरा करते हैं तो हम उन्हें हटा देते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारा फार्मिंग का काम है तो हम उन वर्कर्स को सारी उम्र अपने पास बिठा लें कि जब फसल उगेगी फिर जब कटेगी तो तुम तब काटना. तो हम नहीं रखते हैं. हम सिर्फ उन्हें तभी बुलाते हैं जब फसल को काटना होता है, जब हार्वेस्टिंग का काम करना होता है. तो ऐसे वर्कर्स को जब एक स्पेसिफिक वर्क के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? कैजुअल वर्कर्स. ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन है कैजुअल वर्कर्स किसे कहा जाता है. तो एक बार आप वहाँ से ये सारे पॉइंट्स जरूर रीड कीजिएगा. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट है आपका रेगुलर सैलरीड वर्कर. मतलब नाम से देखिए, रेगुलरली काम करेंगे जो वर्कर्स और उनको सैलरी दिया जाता है. दीज आर वर्कर्स
हायर्ड बाय एम्प्लॉयर्स, जिन्हें हायर किया जाता है। कौन हायर करेगा? एम्प्लॉयर हायर करेगा परमानेंट बेसिस पर, और रेगुलरली इनको पे की जाती है सैलरी, वेजेस और फॉर देयर वर्क, चाहे हम उन्हें सैलरी पे कर रहे हैं या वेजेस पे कर रहे हैं, लेकिन हम उसे रेगुलरली पे करते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जांपल लिया है। अगर किसी ने अपने बिजनेस के लिए कोई सीए हायर किया है, राइट, सीए का क्या काम है कि वो सारा अकाउंट वगैरह संभालेगा उसका। सीए को अगर हायर किया तो वो जो है रेगुलर बेसिस पर काम करता है। अगर आप टीचर का एग्जांपल लें, जैसे आपके स्कूल में भी है कि टीचर्स जो जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आपको टीच करते हैं, तो रेगुलर बेसिस पर उनको सैलरी दी जाती है। स्पोर्ट ट्रेनर एट स्पोर्ट क्लब, स्पोर्ट क्लब्स पर जो ट्रेनर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको भी क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पर सैलरी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आज 2 महीने के लिए बुलाया और ट्रेनिंग दी और फिर निकाल दिया। उनका एक सिस्टम रहता है, स्पेसिफिक सिस्टम से चलते हैं, राइट। तो हायर्ड वर्कर्स क्या होता है? जिनको हायर किया जाता है, काम पर लगाया जाता है, और उनको हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं बिटवीन द टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द कैजुअल वर्कर एंड द सेकेंड इज द रेगुलर वर्कर, राइट। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड होता है जो अपने आप को ही काम पर लगा लेते हैं, मतलब वो किसी और के यहाँ काम नहीं करते, वो अपना खुद का काम करते हैं। द अदर सेट ऑफ वर्कर्स आर दोज हु आर नॉट एम्प्लॉयड बाई सम एम्प्लॉयर। ये किसी के द्वारा एम्प्लॉय नहीं किए जाते, किसी के द्वारा काम पर नहीं लगाए जाते। इट मीन्स कि ये किसी के अंडर काम नहीं करते, किसी कंट्रोल में काम नहीं करते। बट हु ओन एंड वर्क फॉर देयर ओन एंटरप्राइज, ये अपने खुद के लिए, बिजनेस के लिए काम करते हैं, इनका खुद का एंटरप्राइज होता है। फॉर एग्जाम्पल जनरली अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग जो है अपना सोल बिजनेस करते हैं, उनकी खुद की शॉप होती है, अपना बिजनेस होता है, तो वो कहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना पैसा खुद लगाकर अपना काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता है प्रोप्राइटर्स हो गए या बिजनेस पर्सन हो गए, तो ये क्या कहलाते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द हार्ड वर्कर्स। सो ये बेसिक टर्म्स है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है इस चैप्टर में। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। सी इन द अर्बन एरियाज, अगर अर्बन एरिया की बात करते हैं इंडिया में, तो 41% वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड। 41% वर्कर्स ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और 59% ऐसे हैं जिन्हें हायर किया जाता है। अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर 54% जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं और 46% हायर्ड है। इट मीन्स आप एक बार इसमें डिफरेंस देखें। देखिए अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर परसेंटेज किसका ज़्यादा है? अगर अर्बन एरिया की बात की जाए तो वहाँ पर हायर्ड पर्सन जो है ज़्यादा है। वहाँ पर लोग बाहर काम ज़्यादा करते हैं, इट मीन्स अपना पैसा लगाकर काम नहीं कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में काम करते होंगे या फिर किसी और जगह काम करते होंगे, किसी इंस्टीट्यूट में कोई टीच कर रहा है, कोई स्कूल में टीच कर रहा है, वट कोई काम कर रहा है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। लेकिन रूरल एरिया में देखते हैं तो परसेंटेज किसका ज़्यादा है? सेल्फ एम्प्लॉयड का, कि लोग अपने काम में ज़्यादा लगे हुए हैं। The percentage of self-employed person is more in the rural area as the worker they are usually engaged in the working on their farms। कहते हैं कि रूरल एरिया में ये परसेंटेज ज़्यादा क्यों है कि लोग अपने सेल्फ वर्क में लगे हुए हैं? जस्ट बिकॉज कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अपने फार्म में काम करते हैं, उनकी खुद की ज़मीन होती है, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो इसी काम में ज़्यादा एंगेज होते हैं। दैट्स वाई इनका परसेंटेज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क में ज़्यादा होता है। Contrarily, on the other hand, अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो वर्कर्स टेंड्स टू बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और ऑफिसेज इन द लार्जर प्रोपोर्शन दैन देयर रूरल काउंटर पार्ट। अगर अर्बन एरिया की बात करते हैं तो लोग ज़्यादा काम कहाँ कर रहे हैं? फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा पोर्शन यहाँ पर जाता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के परसेंटेज इसीलिए अर्बन एरिया में कम रहता है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा कि अर्बन एरिया में हायर्ड पर्सन ज़्यादा क्यों है और रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ज़्यादा क्यों है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर अगर बात करते हैं तो हम ये डिस्कस करना चाहते हैं अब यहाँ पर कि आप देखें कि वर्कर्स ज़्यादा कौन से सेक्टर में एंगेज्ड हैं। इट मीन्स कि अब एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो मेज़र किया जाता है कि लोग ज़्यादा काम कहाँ कर रहे हैं। बेसिकली पहले आप ये देखें कि सेक्टर्स को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। सेक्टर्स को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहला होता है आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किस चीज़ की बात करता है? प्राइमरी सेक्टर होता है जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेट होता है। इट मीन्स कि जहाँ पर हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, रॉ मटेरियल को जो है फाइंड आउट किया जाता है। देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़
The primary sector continue to employ the maximum number of workers in our country even though the number has dropped over the year. It means कहना चाहता है कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर एक्टिविटीज़ रिलेट की जाती है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके अंदर खनिज पदार्थ ज़मीन से निकालना, इस टाइप की एक्टिविटीज़ की जाती हैं. तो रॉ मटेरियल जो है बनाया जाता है. देखिए इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है. फॉर एग्जांपल कि अगर हमें किसी को कॉटन का शर्ट बनाना हो तो उसको कॉटन चाहिए. तो वो कॉटन कहाँ से मिलता है, उसे एग्रीकल्चर से ही मिलेगा ना, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगा. तो प्राइमरी सेक्टर रिलेट करता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से. एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं. और ज़्यादातर अगर हम देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो किस में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है. और इसी के कारण कहता है कि वर्कर्स भी ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेंगे. हालांकि कहता है कि आजकल ये रेशो जो है थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगर फिर भी बाकी सेक्टर से कंपैरिजन में कंपेयर करें तो ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है. नेक्स्ट होता है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिला, जो रॉ मटेरियल जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला, उसको यूज़ करते हुए हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और प्रोडक्ट्स की. इट मीन्स कि अगर हम देखते हैं कि हमें पहले कॉटन का मिलना, कॉटन कहाँ से बनी, एग्रीकल्चर सेक्टर से कॉटन उगाई गई होगी, वहाँ से कॉटन मिली होगी. तो वो जाती है कहाँ पर, फैक्ट्री में. तो फैक्ट्री में जो कॉटन से जो उससे धागा बनेगा वो किसका काम है, धागा बनेगा, धागे से फिर शर्ट बनेगी, तो ये किसका काम है, सेकेंडरी मार्केट का काम है. ये सेकेंडरी सेक्टर करता है. तो मेनली इंक्लूड करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की जाती है सेकेंडरी सेक्टर में. अलोंग विद इसके साथ और चीज़ें क्या जोड़ी गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो, गैस, वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारे काम किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में. वर्कर्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू अदर फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. कहते हैं कि वर्कर्स आजकल शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ से, एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट कर रहे हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में. प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो की जाती हैं वहाँ पर मूव कर रहे हैं. दिस इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. और या फिर हम ये कह सकते हैं कि लोग आजकल गाँव से निकलकर शहरों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो आजकल ये एग्रीकल्चर का काम छोड़कर ये मैन्युफैक्चरिंग वाले काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं. तो कंट्री का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. कंट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन इन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. कंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में. लोग काम के लिए जो है दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे सेक्टर्स में जो है मूव कर रहे हैं. एग्रीकल्चर से जा रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में, और कुछ लोग सेकेंडरी से कहाँ जा रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर की तरफ भी जा रहे हैं. तो जब ये चेंजेस होते हैं इसके हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है कंट्री का इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, जब हम मूव करते हैं एग्रीकल्चर से सेकेंडरी में या फिर सेकेंडरी से टर्शियरी में मूव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट देखें आप, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है. टर्शियरी सेक्टर होता है जो हमारा सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है. इट मीन्स कि जब सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग क्या है, एक सर्विस है, प्रोवाइड की जाती है. ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, या कम्युनिकेशन का सर्विस है, और इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड की जाए, ट्रेड एंड स्टोरेज एटसेट्रा की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. तो ये जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है इन्हें. राइट. तो ये तीन जो बेसिक सेक्टर होते हैं. अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा वर्कर्स कहाँ काम करते हैं, और आप ये देखेंगे कि अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, लोग एग्रीकल्चर से मूव करके कहाँ जा रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ज़्यादा रहता है. और इससे भी ज़्यादा आप लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं. तो ये एक सिस्टम है जो वर्कर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वर्कर्स ज़्यादा कहाँ पर हैं. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए. मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है. वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या है, व्हाट इज़ वर्कर पॉपुलेशन रेशो एंड व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. सी, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो है क्या. इज़ द रेशो ऑफ वर्कर, वो लोग वर्कर हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन अ कंट्री टू इट्स टोटल पॉपुलेशन. इट मीन्स अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, जो भी वर्कर्स हैं, वर्कर्स जो एक्टिवली एंगेज्ड हैं, किसमें, वर्कर्स इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से, तो ये रेशो हमें क्या देगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशो. सी,
द पॉपुलेशन फिगर इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल। पॉपुलेशन कहता है कि पॉपुलेशन क्या है, टोटल नंबर है किसका, टोटल नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग, रह रहे हैं इन द कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कहते हैं कि अगर हम मेज़र करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं अगर आज की तारीख में मेज़र करूं कि कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, तो मतलब मैं आज एक पर्टिकुलर टाइम पर मेज़र कर रही हूँ, पर्टिकुलर डे पर, तो उसे कहा जाता है एक पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम। और कितने लोग रह रहे हैं उसका टोटल नंबर ऑफ पीपल जो रह रहे हैं कंट्री में एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। इट इज़ यूजफुल टू गिव एन आइडिया, ये बहुत ही यूजफुल है, हमें एक आइडिया देता है अबाउट किसके बारे में, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। कहते हैं कि ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आइडिया देता है कि हमारी कंट्री में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। इट इंडिकेट्स वट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है कि हमें इंडिकेट करता है कि कितने लोग अपना जो है योगदान दे रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में, उनको प्रोड्यूस करने में। दिस रेशो इज यूजुअली मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज वैल्यू। और इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है अगर हम इसे परसेंटेज फॉर्म में निकालना चाहते हैं। तो इसका आंसर अगर हम परसेंटेज फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 को। इट मीन्स कि वर्कर जो आपके हैं एक्टिवली एंगेज हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, उसको डिवाइड करेंगे आप पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन जो है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर होगा। सी, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपकी बुक में भी आपको गिवन होगा, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें लेबर सप्लाई को। लेबर सप्लाई होता क्या है, इसे अंडरस्टैंड करने से पहले, इसे रीड करने से पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी, अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई जॉब ऑफर की जाती है, और वो जॉब आपको ऑफ़र की जाती है कि आपको काम करना है और आपको इतना पेमेंट दिया जाएगा, तो आप ऑब्वियसली आप ये पूछेंगे कि आपको कितने घंटे काम करना है। राइट, लेबर सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब अगर हम किसी को जॉब ऑफ़र करते हैं, तो वो बंदा जब पूछेगा कि कितने घंटे उसको काम करना है, तो वो बताएगा कि वो आपके यहाँ कितने घंटे काम करना चाहता है। फॉर एग्जांपल कि आप में कैपेसिटी तो है 10 घंटे आप काम कर सकते हैं, आप में है कैपेसिटी कि आप वहाँ पर 10 घंटे काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लेकिन जो वेज रेट आपको दिया जा रहा है, जितना आपको वेजेस दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग तो आप कहते हैं कि इतने में तो मैं सिर्फ 6 ही घंटे काम करूँगा या करूँगी, जो भी है। ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने दिया कि कैपेसिटी आप में ज़्यादा है काम करने की, लेकिन जितना आपको पेमेंट दिया जा रहा है उस पेमेंट के अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि इसमें मैं इतने घंटे काम नहीं करूँगी, इसमें तो मुझे इतने ही घंटे काम जो है होगा, इतनी ही हार्स का जो है आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें क्या कहता है लेबर सप्लाई कि रेफर करता है अमाउंट ऑफ लेबर को दैट आर विलिंग टू ऑफर, मतलब लेबर जो है काम करने के लिए जो इच्छुक है वो ऑफर कर रही है कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। एक पर्टिकुलर वेज रेट पर जो लेबर होता है वो काम करने के लिए राजी है, उसे हम क्या कहते हैं, लेबर सप्लाई। इट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द वेज रेट। कहता है कि वेजेस में जो वेजेस का वेज रेट होता है उसको अगर चेंज कर दिया जाए तो उसका रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए पहले तो उसको जो वेज दी जा रही थी उसमें 6 घंटे काम कर रहा था, अगर हम उसको वेज रेट ज़्यादा देते हैं तो वो 7 घंटे काम करने को भी राज़ी है। तो डिपेंड क्या करता है कि वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि एक लेबर अपनी कितनी सर्विस देना चाहता है। ऑन द अदर हैंड एक टर्म और आपसे डिस्कस की जाएगी, दैट इज़ लेबर फोर्स। ये एक अलग टर्म है, लेबर फोर्स। लेबर सप्लाई अलग है, लेबर फोर्स अलग है। लेबर सप्लाई इतना ही समझना है आपने कि एक पर्टिकुलर वेज पर एक लेबर कितने घंटे काम करने को तैयार है, राइट। लेकिन लेबर फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या रेफर करता है, नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। अब इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पजल कर सकते हैं, लेकिन आपको पजल होना नहीं है। सी, लेबर फोर्स एक तो इसे हम समझ रहे हैं। अब कहता क्या है कि नंबर ऑफ पीपल, नंबर पूछा है उन लोगों का नंबर, कितने लोग, इसके अंदर इंक्लूड करता है 2 टाइप के लोग। एक तो वो लोग जो एबल हैं काम करने के लिए, आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क। एक तो एबल है जो काम करने योग्य है, वो लोग जो काम करना चाहते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जितनी भी लेबर अवेलेबल है उसके अंदर से 20 लेबर तो ऐसी है जो काम करने के लिए एबल है, राइट, और 10 लेबर ऐसी है जो काम करना चाहती है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि ये 10 जो है एबल है या नहीं, हम ये देख रहे हैं कि 10 जो है विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहती है।
एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट अभी उसे ऑफर किया जा रहा है उस वेज रेट पर। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मजदूर को 500 रुपये दिहाड़ी पर रख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर कितने लोग काम करना चाहते हैं। 20 लोग तो योग्य हैं ये काम करने के लिए जो काम उनको ऑफर किया जा रहा है, और 10 लोग काम करना चाहते हैं ये वाला, तो टोटल 30 लोग हैं जो अभी उनको हम क्या कहेंगे, लेबर फोर्स, जो एग्जिस्टिंग, जो अभी वेज उनको ऑफर की जा रही है एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के लिए रेडी है, तो उन्हें कहा जाता है लेबर फोर्स। दो टर्म्स हैं, लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक यहाँ पर एक डेफिनेशन और इंक्लूड की गई है, वो देखिए आप। लेबर फोर्स रेफर कर रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स यूजुअली एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड हैं, या फिर विलिंग टू बी एम्प्लॉयड, जो काम करने के लिए इच्छुक है। इन दोनों को जब ऐड किया जाता है इसे क्या कहते हैं, लेबर फोर्स। All members of a population cannot be engaged in economically productive activity। कहता है कि सभी मेंबर्स को, पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एंगेज नहीं किया जा सकता, किसमें, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं किया जा सकता। Those person who can produce goods and services constitute the potential labor force। कहता है कि लेबर फोर्स में उन को इंक्लूड किया जाता है हु कैन प्रोड्यूस, जो कर सकते हैं, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट मीन्स कि गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कंस्टिट्यूट द पोटेंशियल लेबर फोर्स, उसी को हम पोटेंशियल लेबर फोर्स मानेंगे। इट मीन्स कि हमने देखा कि लेबर फोर्स में दो तरह के लोग इंक्लूड होते हैं। एक तो वो जो पहले से काम में एंगेज्ड हैं या फिर हम कहें कि काम करने के लिए एबल हैं। एक हमने इंक्लूड किया कि विलिंग टू वर्क। विलिंग टू वर्क जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब काम तो सब करना चाहते हैं, अब कोई काम है जो उसके अंदर अगर हम इंक्लूड करें विलिंग टू वर्क, अब काम तो कोई 80 साल का बंदा भी करना चाहता है, तो क्या हम उसे करवा सकेंगे, क्योंकि हमें पता है ये बहुत ही जो है एज्ड पर्सन है, इसे हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो लेबर फोर्स में ऐसा नहीं है कि आप किसी भी छोटे बच्चे को इंक्लूड कर लेंगे, चाइल्ड लेबर को इंक्लूड कर लेंगे, या किसी ओल्ड पर्सन को इंक्लूड कर लेंगे, ऐसा नहीं है। विलिंग टू वर्क में उसी को ही इंक्लूड करना है जो एबल टू वर्क के साथ साथ जो प्रोड्यूस कर सके गुड्स एंड सर्विस को इफेक्टिव वे में, राइट। तो कहता है कि लेबर फोर्स एक्सक्लूड कर देगा, मतलब इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा वेरी यंग एंड द वेरी ओल्ड एज वेल एज फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड, मतलब जो या तो बहुत छोटे हैं या फिर जो बहुत बड़े हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, या फिर फिजिकली अगर कोई हैंडीकैप्ड है या फिर मेंटली अगर रिटार्डेड है तो ऐसे लोगों को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। इट ऑल्सो नॉट इंक्लूड, और इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, दोज पीपल हु आर एंगेज्ड अदरवाइज इन हाउसहोल्ड एक्टिविटीज और आर नॉट विलिंग टू वर्क। एक तो वो गया जो नॉट विलिंग टू वर्क, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि हम इंक्लूड ही विलिंग टू वर्क कर रहे हैं। और दूसरा कहता है कि जो घर की एक्टिविटीज़ में हैं उनको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब घर में जो लेडीज़ हैं वो कहते हैं कि काम तो हम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क तो वो है, लेकिन जब वो करी घर के काम रही है, बाहर उसका कोई जो है कोई योगदान ही नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है काम में, तो हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। डज नॉट इंक्लूड दोज पीपल हु आर एंगेज्ड अदरवाइज इन द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, राइट। तो ये लेबर फोर्स का जो है थोड़ा सा आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बेटर वे में, ताकि आपको लेबर फोर्स का मीनिंग जो है अंडरस्टैंड हो। बाकी आपको रीड करना है वीके पब्लिकेशन बुक में से, राइट। एक नेक्स्ट टर्म आपको अंडरस्टैंड करनी है, वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का क्या मतलब है, सी लेबर फोर्स में हमने दो टाइप के लोग इंक्लूड किए थे, जो तो एक तो एबल थे काम करने को, एक वो इंक्लूड किए जो विलिंग टू वर्क थे, राइट। लेकिन जब हम वर्क फोर्स की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें एक्चुअल लोग ही इंक्लूड किए जाएंगे जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि इसके अंदर विलिंग टू वर्क लोग इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो ये रेफर करता है नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। इट मीन्स कि इसके अंदर वो लोग इंक्लूड नहीं किए जाएंगे जो काम करने के इच्छुक हैं। तो वर्क फोर्स में कौन इंक्लूड किया जाएगा, सिर्फ वही लोग जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लेबर फोर्स की बात करते हैं, सी लेबर फोर्स क्या रेफर करता है, नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क, जो विलिंग भी है काम करने को। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। सी समटाइम आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है, जब डिफरेंस पूछा जा सकता है किस में, लेबर फोर्स में, और एक आपसे पूछा जा सकता है लेबर सप्लाई में। लेबर सप्लाई को हमने पहले डिस्कस किया। लेबर सप्लाई को डिस्कस क्या किया हमने, उसमें देखा कि रेफर कर रहा था कि एक पर्टिकुलर वेज के ऊपर कितने लोग काम करने को तैयार थे। इट मीन्स लेबर अपनी सर्विस कितनी ऑफर करने को तैयार था, राइट। वो क्या था, लेबर सप्लाई।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि अगर इतना वेज दिया जाता है तो वो इतने घंटे को काम करने को तैयार है, हालांकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन वो कहता है कि इतनी वेज में तो मैं इतना ही काम करूँगा। वो मैं एग्जांपल आपको दिया था, वो लेबर सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेबर फोर्स के अंदर हमने क्या इंक्लूड किया, एबल टू वर्क है और विलिंग टू वर्क है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिफ्रेंशिएट करता है लेबर फोर्स को लेबर सप्लाई से, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, राइट। ये वेज रेट से रिलेट नहीं करेगा। इट मीन्स यहाँ पर लेबर जो है ऐसा कोई ऑफर नहीं होता उसका कि इतनी वेज मिलेगी तो वो अगर इतनी वेज पर वो विलिंग है या विलिंग नहीं है, राइट। जो एग्जिस्टिंग चल रहा होता है वही सबके लिए सेम रहता है। जैसे कि हमने लेबर फोर्स में देखा, एग्जिस्टिंग के ऊपर हमने देखा कि कितने वर्कर काम करने को तैयार थे। सो इस पॉइंट से इसे मेन डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। आई होप यहाँ तक ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर होंगी, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड लेबर वर्क फोर्स। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपको अंडरस्टैंड करनी है जो आपकी बुक में आप देखेंगे आपको मिलेगी, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए कि आपको ये देखने में वर्ड थोड़ा अजीब लगेगा कि एक तो जॉबलेस है कि जॉब नहीं है और फिर ग्रोथ की बात भी कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। ये दोनों एक्चुअली में कॉन्ट्राडिक्ट दिख रहे हैं लेकिन है नहीं। सी, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है तो उसके अंदर क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती हैं हमारी कंट्री में, तब हम उसे कहते हैं कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, राइट। अब देखें कि गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। दो कारण हो सकते हैं। एक तो या तो अब हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया हो कि लोगों को जॉब ज़्यादा मिल रहा है तो काम ज़्यादा हो रहा है और इस वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा ये हो सकता है कि हो सकता है एम्प्लॉयमेंट ना बढ़ा हो, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई हो जिसकी वजह से जो है मशीनरी बेटर वे काम कर रही हो, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हो जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो इंक्रीज हो गया हो कंट्री में, राइट। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। जब आपका गुड्स एंड सर्विसेज जो है कंट्री में इंक्रीज होता है और या फिर कहें कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमी ग्रोथ तो कर रही है लेकिन वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा नहीं रहे, टेक्नोलॉजी कोई ऐसी आ गई जिसकी वजह से जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो हम उसे क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ, राइट। जॉबलेस रिकवरी कहें या फिर जॉबलेस ग्रोथ कहें, इज एन इकोनॉमिक फेनोमिना इन विच अ मैक्रो इकोनॉमी एक्सपीरियंस ग्रोथ, जिसमें हमारी मैक्रो इकोनॉमी मतलब पूरी कंट्री की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रही है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी क्या एक्सपीरियंस कर रही है, ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही है, वाइल मेंटेनिंग और डिक्रीजिंग इट्स लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जबकि हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या तो वही बना हुआ है या फिर वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ नहीं रहा लेकिन हमारी कंट्री में फिर भी ग्रोथ हो रहा है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, उसके पीछे का कारण टेक्नोलॉजी हो सकता है। ये आपका वीके पब्लिकेशन में बहुत ही बेटर वे में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप एक बार वहाँ से ज़रूर पढ़ें इसे कंप्लीट, आपको ये सिनारियो जो है इसका समझ आएगा जॉबलेस ग्रोथ का। मेनली मैं इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, नॉट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, राइट। दिस इज द ब्रीफ मीनिंग ऑफ द जॉबलेस ग्रोथ। सी, अब आपको दो टर्म अंडरस्टैंड करनी है, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दो टर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सी, कैजुअलाइजेशन किससे रिलेट करता है, हमने लास्ट देखा था कैजुअलाइजेशन मतलब कैजुअल वर्कर से रिलेटेड है। कैजुअल वर्कर, सी, ऐसा होता है कि आप देखें कि जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो वहाँ पर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पर, लेकिन उनका काम जो है वो थोड़ा सीजनल बेस्ड होता है, किसी सीज़न में होता है और किसी सीज़न में नहीं होता है, तो कुछ खास वहाँ पर काम नहीं रहता है। तो इसके कारण वो क्या करते हैं कि वो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं वहाँ से, इट मीन्स कि रूरल एरिया से चले जाते हैं अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में चाहते हैं कि वहाँ उन्हें काम मिल जाएगा। जब अर्बन एरिया में जाते हैं तो उन्हें कोई परमानेंट जॉब नहीं मिलता, उन्हें छोटी मोटी जो जॉब मिलती है वो कैजुअल एज अ कैजुअल वर्कर जॉब मिलती है। इट मीन्स उन्हें जब हायर किया जाता है तो एज ए कैजुअल वर्कर हायर किया जाता है, टेम्प्रेरी बेसिस पर उन्हें हायर किया जाता है। तो जब उन्हें टेम्प्रेरी बेसिस पर हायर किया जाता है और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन। और इसके पीछे का होने का कारण क्या है कि जो रूरल एरिया में कोई खास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, दैट्स वाई लोग माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरिया की तरफ। तो अब कैजुअलाइजेशन देखिए क्या कहता है कि रेफर कर रहा है सिचुएशन को व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर, मतलब परसेंटेज उन लोगों
की परसेंटेज कहता है कि बढ़ रही है किसकी, कैजुअली हायर्ड वर्कर्स की इन द टोटल वर्कफोर्स टेंड्स टू राइज ओवर टाइम। क्या कहता है, आप देखिए, अगर इसे हम रेशो में बात करते हैं कि अगर हम ये कहें कि जो भी आपके कैजुअली हायर्ड वर्कर्स हैं, जिनको कैजुअली हायर किया जाता है, कैजुअली हायर्ड वर्कर्स को डिवाइड किया जाता है वर्कफोर्स से, राइट। वर्कफोर्स हमने देखा, अभी वर्कफोर्स किसको कहते हैं, एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं। अगर कैजुअली हायर्ड वर्कर को डिवाइड कर दिया जाए वर्कफोर्स लोगों से जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, टोटल लोग काम कर रहे हैं, तो इसका जो ये परसेंटेज है वो बहुत बढ़ रहा है। और बढ़ने का कारण क्या है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन। और इसका कारण क्या है कि रूरल एरिया में एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है लोगों का, इसलिए लोग मूव करते हैं और ये एक सिचुएशन अराइज होती है, एंड द सिचुएशन इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन, राइट। आई होप आपको कैजुअलाइजेशन का मीनिंग जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट इज सी, नेक्स्ट सिचुएशन इज इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आप कुछ अदर टर्म्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करें, फिर आपको इसका मीनिंग क्लियर। सी, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं सेक्टर्स को टू पार्ट्स में, एक फॉर्मल सेक्टर में और एक इनफॉर्मल सेक्टर में। जो फॉर्मल सेक्टर में काम करेगा उसे फॉर्मल वर्कर कहेंगे, राइट। जो फॉर्मल सेक्टर में काम करेगा उसे फॉर्मल वर्कर कहेंगे। और फॉर्मल जो वर्कर होते हैं, और इस पूरे फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज्ड भी कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक सिस्टमेटिक वे से चलता है। और फॉर्मल सेक्टर है क्या, अब इसे देखें, इसकी डेफिनेशन देखें। जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं वो सारे, प्लस जो आपके प्राइवेट सेक्टर हैं। कौन से प्राइवेट सेक्टर, ऐसा प्राइवेट सेक्टर जिसके अंदर कम से कम 10 तो हायर्ड वर्कर हो, और या फिर 10 से ज़्यादा हो, 10 या 10 से ज़्यादा हायर्ड वर्कर काम करते हो, उसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। और ये प्राइवेट सेक्टर और ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर, इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर। और जो फॉर्मल सेक्टर में काम करेगा उसे कहेंगे फॉर्मल वर्कर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि फॉर्मल सेक्टर क्या है। अब देखते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर, जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं इनफॉर्मल वर्कर। और ये अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है, इट मीन्स कि इसका कोई सिस्टम नहीं है, ये एक अपनी तरीके से चलता है। फॉर एग्जांपल, अब देखिए कि इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं किसको है, ऑल अदर एंटरप्राइज कहते हैं, जितने भी एंटरप्राइज आपके बच गए वो आ जाएंगे आपके इनफॉर्मल सेक्टर में। इट मीन्स कि जो आपका फॉर्मल सेक्टर में आ गया, मतलब जो सारे पब्लिक सेक्टर थे और जो ऐसे प्राइवेट सेक्टर थे जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा हायर्ड वर्कर काम करते थे, वो सारे तो आपके फॉर्मल में चले गए। उसके अलावा जो बच गया वो सारा कहाँ गया, इनफॉर्मल सेक्टर में। और दिस सेक्टर इंक्लूड्स मिलियंस ऑफ फार्मर्स, इसके अंदर जो है मिलियंस ऑफ फार्मर्स को इंक्लूड किया जाता है। एग्रीकल्चर लेबरर जो होती है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, या फिर जो स्मॉल एंटरप्राइज के ओनर्स होते हैं उनको, या फिर कोई ऐसे लोग जो वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग इन दोस एंटरप्राइज एज ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंड हु डू नॉट हैव एनी हायर्ड वर्कर। इट मीन्स ऐसा कोई बिजनेस जिसके अंदर हायर्ड वर्कर नहीं रखे हुए किसी ने, तो वो भी अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। या फिर कोई खुद से कोई काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो भी किस में आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करता है उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल वर्कर। आई होप यहाँ तक जो है आपको क्लियर होगा कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या है और फॉर्मल सेक्टर क्या है, राइट। अब देखें, अब मेन हमने इसे अंडरस्टैंड क्यों किया है, इनफॉर्मल सेक्टर को, फॉर्मल सेक्टर को, बिकॉज हमने एक टर्म अंडरस्टैंड करनी है, इनफॉर्मलाइजेशन। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनफॉर्मलाइजेशन है क्या। इनफॉर्मलाइजेशन का मीनिंग आप अपनी बुक में देखें, आपको हाईलाइटेड डेफिनेशन मिलेगी, वो आपको रीड करनी है। इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ऐसी वर्कफोर्स जो एक ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है जहाँ पर लोग जो परसेंटेज देता है, आपको परसेंटेज निकाल कर देगा, और वो परसेंटेज क्या शो कर रही है कि लोग फॉर्मल सेक्टर से निकलकर कहाँ जा रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। It means where the percentage of workforce in formal sector tends to decline and that is informal sector tends to rise over time. It means कि हम वर्कर मूव कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर से निकलकर कहाँ जा रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ। अब देखना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन की सिचुएशन अराइज क्यों हो रही है। और इनफॉर्मलाइजेशन की सिचुएशन राइज होने का मेन रीज़न है हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट
का डिक्रीज़ होना। इट मीन्स कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ ही नहीं रहा है, लोगों को काम मिलता ही नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि अपने सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क में लग जाते हैं या फार्मिंग में लग जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है। हमें सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी चाहिए कि फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज़ हो और इनफॉर्मलाइजेशन को डिक्रीज़ किया जाए, बट हमारी कंट्री में जो हो क्या रहा है, अपोजिट हो रहा है इसका, राइट। तो मेन रीजंस क्या रहते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स के आपने जो है ये स्टडी करना है, एक बार डिफरेंसेस देखने हैं कि फॉर्मल वर्कर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल वर्कर्स क्या होते हैं, और हमारी कंट्री में इनफॉर्मलाइजेशन की सिचुएशन जो है राइज क्यों हो रही है, राइट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके दो कंसेप्ट से, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन, राइट। सो इस लेक्चर में आप इतना कवर कीजिए, बाकी हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन कवर ऑल दिस टॉपिक्स, जो मेन टॉपिक्स हमने जो आज डिस्कस किए हैं, इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, लेबर सप्लाई। सो यू हैव टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स and you have to read these topics from the VK publication book, right? You have also study the jobless growth topic, right? So meet you in the next lecture. Till then prepare all these topics. So thanks for listening. Thank you very much.